अब है हमारी पोसोलॉजी। देखो ये जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन का चल रहा है सब कुछ, उसको आप एक तरीके से कम कर सकते हो। हमारे डोजेज, साइड इफेक्ट्स वगैरह वो पोसोलॉजी से हो सकता है। ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, पोसो हाउ मच, और लॉजी जो होता है वो हमारा स्टडी के लिए होता है। अगर आप ग्रीक वर्ड में देखो तो पोजोस होगा तो उसका मतलब है हाउ मच, लोगस होगा तो साइंस है कि हमें ये देखना है जो हमारी मेडिकेशन है वो कितने अमाउंट में एडमिनिस्टर करानी है किसी पेशेंट को, या हमारी ऐसी डोजेज फॉर्म होनी चाहिए या ड्रग डोजेज होनी चाहिए जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन भी हम उसके ट्रीटमेंट को देख सकते हैं। पोसोलॉजी से एक फ़ायदा ये होता है हमारा कि हमें लाइक 5 mg देना है या 5 ml किसी पेशेंट को देना है तो हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में देना है, लाइक उसकी डोजिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, लाइक 3 times a day TID या फिर BD लाइक ट्वाइस अ डे। इस तरीके से ना यहाँ से हम पोसोलॉजी से ये सब उसकी डोजेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में हमारी पोसोलॉजी बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ पे ना चांसेस होते हैं जैसे कभी भी हमारी एडवर्स इफेक्ट होने वाला है या फिर कुछ ऐसा मेडिकेशन की डोजेज इतनी ज़्यादा हो गई वो उसके कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे हमने नहीं देखी। पोसोलॉजी भी हम फैक्टर्स के बेसिस पे ही देखकर कैलकुलेट करते हैं या फिर एक तरीके से हम स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मेडिकेशन का कुछ फैक्टर्स को देख के, लाइक एज, सेक्स, बॉडी वेट, ये सब देखकर करते हैं। उससे क्या होगा, हमें डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारा एडवर्स इफेक्ट शो होने वाला था किसी भी पर्टिकुलर मेडिकेशन का, तो वहाँ पे उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमने सेवरल फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी पोसोलॉजी मतलब कैलकुलेशन को इफेक्ट कर सकता है या डोजेज फॉर्म को इफेक्ट कर सकता है। पहला फैक्टर है हमारा एज। अब आप इसमें देखो, एज से आप समझ जाओ, छोटे बच्चे को आप ये सेम मेडिकेशन नहीं देख सकते हो या सेम डोजेज या लाइक डोजेज फॉर्म नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, डोजेज नहीं दे सकते हो। लाइक आप एक छोटा इन्फेंट बेबी है उसको आप 250 mg नहीं दे सकते हो या 250 ml नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके जो बॉडी फंक्शंस होते हैं ना, लाइक कुछ ऑर्गन फंक्शंस होते हैं वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं। वो एकदम से ना चांसेस है वहाँ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाए या कुछ साइड इफेक्ट शो हो जाए पर्टिकुलर फंक्शंस में, जो ऑर्गन फंक्शंस हैं। तो उसके बेसिस पे हमें ना रिक्वायरमेंट होती है कि डोज एडजस्ट हो एज के बेसिस पे। न्यूनेटल में अलग होती है, न्यूनेटल के साथ अगर देखा जाए वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लाइक विद इन 30 days अगर देखा जाए उन बच्चों की रिक्वायरमेंट 1 ml पॉइंट कुछ ऐसे आती है रिक्वायरमेंट। वहीं इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका रिक्वायरमेंट अलग है, अडल्ट का अलग है, एल्डरली का अलग है। अडल्ट और इन्फेंट में थोड़ा सा इसलिए देखना पड़ता है, उनके ऑर्गन सिस्टम ना थोड़े डेलिकेट हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग, तो हमें वहाँ उनका फंक्शन भी देखना है कि कुछ ऐसा ना हो कि फेलियर हो जाए कुछ पर्टिकुलर फंक्शन में। हमें उनके मेटाबॉलिक रेट पर भी डिपेंड करना है। छोटे बच्चों में मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, अडल्ट्स में अलग होता है, क्योंकि एक मूवमेंट भी फैक्टर रखता है कि वो मूव कर पा रहे हैं कितना, वो सब चीज़ें हम एज के बेसिस पे ये देखेंगे। अब सेक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, देखो सेक्स के बेसिस पे क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं। मेल फीमेल में भी एज हमने देख ली, एज के बाद हम देखेंगे मेल है या फीमेल। सबके हॉर्मोन्स डिफरेंट होते हैं, मेल में हॉर्मोन्स अलग होते हैं, फीमेल्स में हॉर्मोन्स अलग हैं। ठीक है, अब क्या होता है जैसे जहाँ पे वेरिएशंस आता है, देखो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है। मेल की बॉडी का स्ट्रक्चर और फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको सेपरेट इंडिविजुअल ही देखोगे, मेल को अलग डोजिंग होगी, फीमेल को अलग डोजिंग होगी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं होगा, स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे होगा। दोनों में अलग रिस्पॉन्स करता है और दोनों का मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है, इफेक्ट करता है, और उसी की वजह से ना हमारी जो डोजिंग है वो भी इफेक्ट होती है। और साथ ही साथ चलो, सबसे पहले आपने एज देख लिया, फिर सेक्स देख लिया, फीमेल है मेल है, एज के, फिर आप उसका बॉडी वेट चेक करोगे, पर्टिकुलर बॉडी वेट क्या है। अब सोचो अगर थोड़ा सा पेशेंट हैवी है तो हैवी पेशेंट के लिए हमें थोड़ी लार्जर डोज चाहिए, और अंडर वेट है तो उसके लिए हम थोड़ा स्मॉलर डोज लेंगे जिससे कि एक डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ सके। तो हमें बॉडी वेट का भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले एक एक करके ये फैक्टर्स देखना, पहले उसकी एज देखोगे आप, फिर उसका सेक्स देखोगे कि फीमेल है मेल है, फिर बॉडी वेट चेक करोगे, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरली देना है या आईवी के थ्रू देना है, इनहलेशन के थ्रू देना है, या ये सब हम ना अपनी ड्रग के रूट्स देखेंगे कि हमें कैसे उसके पेशेंट की बॉडी में पहुंचाना है, जिससे क्या हो, हमारा जो काइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, जैसे ADME है, वो सही से प्रॉपरली वर्क कर पाए।
ठीक है। अब जैसे ओरली है तो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कम मतलब लाइक थोड़ा लंबे समय का एब्जॉर्प्शन होगा, थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है। वहीं पे आप आईवी देखोगे, उसका एब्जॉर्प्शन टाइम थोड़ा अलग है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को देख सकता है। मतलब ये थोड़ा डीप हो गया, आप पढ़े हो शायद एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, वहाँ पे ये एडीएमई का जो फैक्टर होता है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। आई थिंक नहीं पढ़े हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं अभी आपने एडीएमई नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है हमारी ड्रग जो है ओरल के थ्रू एब्जॉर्प्शन उसका थोड़ा डिले होगा, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, हमारे जो स्टमक के टिश्यूज़ है वहाँ एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म नहीं, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से उसका लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगा, और जब वो अपने टारगेट साइट पे एक्शन शो कर देगा उसके बाद हमारी जो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। यही हमारा डिपेंड करता है कि हमें कैसे, अगर डोजेज अच्छी है, आपने उसको किस बेसिस पे दिया है, तो आपका डोजेज भी इन्फ्लुएंस होगा, ऊपर नीचे होगा इनके बेसिस पे। फार्माकोकाइनेटिक एक मेजर फैक्टर है, एक रोल प्ले करता है हमारी डोजिंग के टाइम पे। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो हर ड्रग को एडमिनिस्टर करने का एक पर्टिकुलर समय होता है। अब आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको नहीं, मतलब लाइक किसी भी पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो बीपी की मेडिकेशन है वो सुबह लेना, मॉर्निंग में लेना, लाइक जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, खाली पेट या उसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, मील के बाद, या तो आप मील से 30 मिनट्स पहले लोगे या मील के 2.5 आवर बाद लोगे, कोई भी मेडिकेशन है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके लाइक आप क्या बोल सकते हो, उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लाइक जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है ना उस पर डिपेंड करेगा कि वो थेरेप्यूटिकली किस तरीके से इफेक्ट शो करेगा आपकी बॉडी में। तो हमारा जो इफेक्टिवनेस है, अगर मॉर्निंग में मेडिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट दे रही है, अगर सेम आपको वही मेडिकेशन दोपहर में लोगे, लाइक नून के टाइम पे लोगे, तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगी। तो हमें क्या देखना है, हमारी सिकैडियन साइकिल होती है, सिकैडियन साइकिल होती है, उसके बेसिस पे मैनेज किया जाता है। इसलिए हमारी जो बीपी ड्रग्स होती हैं, हाइपरटेंशन की ड्रग्स होती हैं, वो मॉर्निंग में दी जाती हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स इंट्रैक्ट कर जाती हैं फूड से, तो वो ना हो, उसको हम लाइक उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है आपको, कब लेनी है ये भी बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एक 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 करके फैक्टर्स होते हैं, आप ऐसे उल्टे सीधे मत करना कि पहले कर दो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर देख रहे हो कि अच्छा उसका एज क्या है, बच्चा है, बड़ा है, तो ये भी है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं हमारी डोजेज फॉर्म को। अगर जैसे हमारी एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड हो गया, वो क्या करेगा, हमारा ड्रग के एब्जॉर्प्शन और मेटाबोलाइजेशन को अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में थोड़े से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो एब्जॉर्ब जो होनी चाहिए ड्रग वो थोड़ा डिले लेगी, या फिर मेटाबोलाइज होने में टाइम लेगी, या जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी या जल्दी डिले हो जाएगी, डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करेंगे। इमोशनल फैक्टर्स, अब जैसे हमारा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हमारा स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस क्या करता है, वो हमारी बॉडी के मेटाबोलाइज होने पर इफेक्ट करता है, और उसी के बेसिस पे एक ट्रीटमेंट भी इफेक्ट होता है। कभी कभी ना इमोशनल फैक्टर में आप कभी डिप्रेसिव स्टेट में हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टेट में हो, तो वो फैक्टर हमारा, आप सोचो फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइक स्टोरी सुनी होगी, द लास्ट लीफ, उसको जॉन्डिस हो जाता है आई गेस, हाँ लाइक निमोनिया, सॉरी निमोनिया होता है। तो क्या होता है, वो जस्ट इमेजिन करती है, उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है वो ऐसी हो जाती है, वो सोचती रहती है व्हेन दिस लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई, तो सोचती है कि जब ये पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी, तो उसका वो डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती है। तो उसकी जो मेडिकेशन है ना, जो काम करनी चाहिए थी, उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। उसके डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि चलो ठीक है इसका तो हो गया, बाद में जैसे तैसे करके वो बच जाती है, क्योंकि उसको ना एक होप मिल जाती है, वो जो पेंटर होता है उसकी लास्ट लीव ड्रॉ कर देता है, वो नहीं गिरती कभी, तो वहाँ पे उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इम्प्रूव होती है। तो उसकी जो ड्रग्स थी, जो उसने डोजेज फॉर्म ली थी, वो अपना थोड़ा थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने लगती है और वो बच जाती है। ठीक है, मतलब ये स्टोरी है एक तरीके से कि आप अगर इमोशनल ना हो, अपना डिप्रेस ना हो, आप एक वो रखना कि विल पावर स्ट्रांग हो कि हाँ यार मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सही हूँ, तो उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट अच्छे से वर्क करेगा। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे लिवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को इफेक्ट करेगी। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट चाहिए, हमारी डोजेज फॉर्म ना एक एडजस्टमेंट में होनी चाहिए कि हमें ऐसे ही यूज़ करनी है, वरना चांसेस क्या है, टॉक्सिसिटी हो जाए, या लिवर टॉक्सिसिटी हो जाए या किडनी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारी कोई ऐसी डिजीज़ ना हो
हम ले तो लिवर सही करने के लिए कोई ड्रग, और काम कहाँ कर दिया उसने गलत, किडनी में जाकर। तो होता है, बहुत सारी चांसेस होते हैं ऐसे। फिर एक्यूमुलेशन आता है। अगर जैसे आप रिपीटेड डोज लेना शुरू कर दोगे ना, कि हमने जल्दी ठीक होने के लिए, कभी कभी क्या होता है हम लोग के माइंड में ऐसा होता है, हम जल्दी ठीक होने के लिए एक के साथ लाइक विद इन 30 मिनट्स हम दूसरी डोज ले लेंगे, विद इन 45 मिनट्स हम तीसरी डोज ले लेंगे। ऐसे करते करते क्या करेंगे, हम बहुत सारी लाइक 5 to 6 डोज ऐसी ले लेंगे, वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। वो हमारी जो ड्रग है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगी, हमारी बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और चलो ठीक है, आपको पहली डोज के बाद कुछ साइड इफेक्ट नहीं आया, दूसरी के बाद नहीं आया, तीसरी के बाद नहीं आया, चौथी के बाद नहीं आया, पांचवी छठी ऐसी डोज होगी वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट शो होना मतलब दिखाना शुरू कर देगी। तो एक्यूमुलेशन में हमारा डोज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि आपने उसको लाइक जल्दी ठीक होने के लिए ले लिया है, कि इतना क्वांटिटी इतना ले लिया, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट चांसेस है कि जितने लंबे समय में वो शो करने वाली थी वहाँ आपने दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, तो जो हमारा पीक है ना, हमारे ब्लड प्लाज्मा में उसका ड्रग का कंसंट्रेशन पीक बढ़ जाएगा, तो वो वहाँ पे हमारा डिपॉजिट हो जाएगा या बिल्डअप हो जाएगा हमारी बॉडी में। एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई दो ड्रग है उनका सेम एक्शन है या सेम इफेक्ट है और हम उनको साथ ले लेते हैं। क्यों? इसलिए साथ ले रहे हैं कि जिससे उससे ना स्ट्रॉन्गर एक्शन आए, कि जो ड्रग एक अकेले एक्शन देने वाली थी उसको हमने साथ लेकर, अब एक ऐसी ड्रग है, मान लो ए ड्रग है, एक हमारा बी ड्रग है, अगर हम दोनों को साथ लें, साथ लेने के बाद क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करेंगी ए बी के साथ, ए भी हमारा ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगा इंडिविजुअली में। तो इनको लेने के टाइम पे हमारी डोजेज ना मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो कर गया है या बी हमारा टॉक्सिक इफेक्ट शो कर गया है, तो हमें मेंटेन रखना है कि ए का जो इफेक्ट है और बी का जो साथ में मिलके कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, सिर्फ थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर डोज एडजस्टमेंट करेंगे अपनी। फिर आता है हमारा सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, जब भी हमारी ड्रग कंबाइन होती हैं, दो ड्रग कंबाइन करके वो एक इंडिविजुअल इफेक्ट देती हैं। यही सेम था ना, ये हमारा एडिटिव हो गया। सिनर्जिज्म में ये होता है कि साथ में इफेक्ट शो करेंगी, एक अच्छा इंडिविजुअल सम जो है इनका एक अच्छा इफेक्ट शो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम टॉक्सिसिटी अवॉइड कर सकते हैं, डोजेज मेंटेन करके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देख सकते हैं। एंटागोनिज्म में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, एक ड्रग क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी इफेक्ट दूसरी ड्रग का। ए बोलेगी कि अच्छा तू ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी तो अब मैं तुझे करने ही नहीं दूंगा। मतलब एक थोड़ा सा उनमें ना रिवेंज आ जाता है, रेज आ जाता है। रेज की वजह से क्या होता है, वो अपोजिंग इफेक्ट देंगी या कम करना शुरू कर देंगी, कुछ ऐसा उसको डिस्ट्रैक्ट करके, या जो भी चीज़ है होगा, उसका काम थोड़ा सा थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ना एडजस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए जो है वो डोमिनेंट हो जाए बी पर, या बी जो है थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाए हमारा बी पर, ए पर। तो वहाँ पे हम इनकी डोजेज ऐसे रखेंगे कि कोई किसी पर एंटागोनिस्ट इफेक्ट ना शो कर पाए, और हमें जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए या थेरेप्यूटिक आउटकम चाहिए वो हमें शो हो। अब देखो इडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी में क्या होता है, हमारा अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, जैसे अनप्रिडिक्टेबल, हम नहीं जानते या हमारा ये ड्रग रिएक्शन होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, आप उसको ले लोगे और लेने के बाद आपको पता ही नहीं वो डिजीनेस दे रहा है, साथ ही साथ आपको वोमिटिंग नोजिया का इफेक्ट दे रहा है, एमेटिक इफेक्ट देने लगा, तो वो ना हमें पता ही नहीं है। ये पेशेंट कभी कभी बोलते हैं कि हमें ना ऐसा हो गया, और आप लोग भी ऐसे, मतलब पेशेंट या हेल्थ केयर है, वो भी सोचते हैं ये दवाई तो ऐसा इफेक्ट नहीं देना चाहिए था। तो वहाँ पे आइडियोसिंक्रेसी हो जाता है। तो वहाँ पे हमारी ड्रग की डोज और मैकेनिज्म से उसका कोई मतलब लेना देना नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे तो शो होना चाहिए था, यहाँ फीवर पे वर्क करेगा, ये साथ में डिजीनेस और जो वोमिटिंग एमेटिक इफेक्ट आ रहा है ये किस बेसिस पे आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर आ जाता है कुछ अलग से ही। ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हो सकता है, चांसेस हैं जेनेटिक फैक्टर हो, बट स्टिल अननोन होता है ये कॉज। आप ना एक्सपीरियंस जो होता है, एक तो अनप्रिडिक्टेबल है और अननोन है, क्यों हुआ है ये भी नहीं पता होता। टॉलरेंस क्या होता है, अगर आप एक लंबे समय तक कोई भी दवाई लेते रहोगे या कोई ड्रग लेते रहोगे, लेने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉलरेंस सेट हो जाता है कि आप अगर 30 mg ले रहे हो डेली, ठीक है, 1 वीक के अकॉर्डिंग, तो आपको सेकंड या थर्ड वीक में आपको उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा। क्योंकि एक लंबे समय तक ना हमारी बॉडी भी टॉलरेंस बिल्ड करने लगती है। वो होता है ना, झेलने लगते हैं। अगर आप किसी को झेलते चले जाओ तो वो कहता है अरे चल ठीक है, ढीठ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉलरेंस फैक्टर काम करता है कि अगर पोस्टोलॉजी को इफेक्ट करता है, हमें डोज कैलकुलेशन, हमारी अगर टॉलरेंस हो गई है, टॉलरेबल है, तो उसको आपको 30 mg से आप क्या करोगे, उसको 45 mg करोगे, बढ़ाना ही पड़ेगा
जाएगा, आपके पास कोई क्या बोलते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। टैकीफाइलेक्सिस में क्या होता है, जो हमारी रैपिड डिक्रीज होता है ड्रग रेस्पॉन्स में, अगर आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आप लगातार उस डोज को लेते रहोगे, तो हमारा ना ड्रग रेस्पॉन्स कम हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जल्दी जल्दी उस ड्रग का रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ना मॉडिफाई कर देंगे, डोजिंग रेजिमेंट को ना मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस ऐसे लाने पड़ेंगे कि ये ना हो। ये हमारा टैकीफाइलेक्सिस है। फिर है हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अब एक नॉर्मल सी बात सोचो, आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्यों नहीं होगा, आपकी जो डोजेज है उसका मेटाबोलाइज जो होना था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है बीच में, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी जो डोज मेटाबोलाइज्ड होनी चाहिए थी एक पर्टिकुलर रेट पर, कि उसको पता है 2 आवर्स में मेटाबोलाइज होनी चाहिए थी, बट कुछ ऐसी कंडीशन हुई वो नहीं हो पा रही है, नहीं होता तो हमारा क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट कर रहा है, हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा, और डोजेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी कि जिससे ये हमारा मेटाबॉलिक थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है तो हम थोड़ा डोजेज को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी सारे फैक्टर्स थे जो पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। हमें इन सब को देखकर इनके बेसिस पर ही कैलकुलेशन करनी चाहिए और डोजेज डिसाइड करनी चाहिए। जब इन फैक्टर्स को देखकर आप डोजेज डिसाइड करोगे तभी उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा आ पाएगा, इन्हांस हो पाएगा, और नहीं तो चांसेस हैं कि वहाँ पे साइड इफेक्ट हो, अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हो, और मिनिमाइज भी करता है हमारे साइड इफेक्ट्स को। अगर आपको पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करनी है, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसके आप जैसे किसके बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमने फैक्टर्स देखे थे ना, एज, सेक्स, बॉडी, तो यहीं पे आता है हमारी एज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, वेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, एक हमारा सरफेस एरिया के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे कितना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ये हो जाता है कि हमारा जो सरफेस एरिया है वही लाइक 20 ईयर ओल्ड के लिए वही सरफेस एरिया है, और 20 ईयर ओल्ड के लिए वो थोड़ा लार्जर सरफेस है, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं, हैवियर है या लेस हैवियर है, स्मॉलर है, उसके बेसिस पे ऐसे मेथड डिसाइड करते हैं। अब हमारा यंग्स फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन नहीं, यंग्स फॉर्मूला के थ्रू आप कैसे डोज कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे कि हमें पीडियाट्रिक डोज कैसे देनी है। जैसे हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, 2 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं, हमारी पीडियाट्रिक डोज है, उसमें चाइल्ड की एज क्या है, हमारा चाइल्ड की एज मान लो 4 इयर्स है, ठीक है, और वहीं पे हमारी चाइल्ड की एज किसके साथ प्लस कर देंगे, 12 के साथ प्लस करके, और हमारी अडल्ट डोज आप जो भी मान के रखो, लाइक यहाँ पे अडल्ट डोज हमारी 10 ml थी किसी भी सॉल्यूशन की, कोई भी डोजेज फॉर्म है उसका आप देख लो कि क्या डोजेज फॉर्म थी, हमें कैसे देनी है। आप अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा हमारा, करो कैलकुलेट, अगर 4 ईयर का बच्चा है या चिल्ड्रन है 4 ईयर का तो क्या डोजेज दोगे, और अडल्ट को हम वही डोज दे रहे हैं 10 ml, तो कितना होगा, यहाँ पे हम देंगे 2.5 ml। ठीक है, ऐसे आप ना यंग्स फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। वही हमारा इन्फेंट होता है, इन्फेंट ना छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 1 साल से छोटे जो होते हैं, उनकी डोज कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथ्स के बेसिस पे। अगर कोई किड है, किड नहीं, इन्फेंट है, इन्फेंट का कितने मंथ का है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 3 मंथ्स का है, ठीक है, उसको आप 24 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद हमारी जो अडल्ट डोज थी, अडल्ट डोज इन केस आप मान लो हमारी अडल्ट डोज, चलो ये भी 10 ml ही रख लो, ठीक है, तो हमारी इन्फेंट की डोज क्या है, कैलकुलेट करो, चलो नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, कभी कभी होता है ना कैलकुलेशन आ जाती है, थोड़ा मज़ा आ जाता है, इसको कैलकुलेट करो, कोशिश करो, कमेंट्स में बताओ क्या आंसर होना चाहिए। इफ़ ये प्रॉपर कैलकुलेशन ये जस्ट एज्यूम करने के लिए कि अगर ऐसा हो, अगर 3 मंथ्स का बेबी है तो कैसे इन्फेंट डोज हम निकालेंगे, और चाइल्ड के बेसिस पे एज क्या है चाइल्ड की, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, आप इसको ना अपने डेली लाइफ में रखो कि अगर 3 महीने का बच्चा है तो उसकी डोज क्या होगी, हम कैसे उसकी डोजिंग करेंगे, वहाँ पे हम डिलिंग्स फॉर्मूला लगाएंगे, यंग्स फॉर्मूला लगाएंगे चिल्ड्रंस में, कैलकुलेट करो। मेरा तो आ रहा है यहाँ पर, हमारा तो 1.25 आ रहा है, आपका भी 1.25 आ रहा है। हाँ, तो आप ना छोटे बच्चों को सिर्फ 1.25 दोगे ml, ठीक है। और एक चीज़ देखना आप, चिल्ड्रंस के उसमें मोस्टली सस्पेंशन, सिरप, सॉल्यूशंस, इमल्शंस, यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वो छोटे बच्चे को आप टैबलेट कैसे एनगल्फ करा दोगे, टैबलेट तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो ना उसको, तो इसलिए यहाँ पे ml में
अगर आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट हो, यहाँ पर देख लो। बच्चे नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं कि कैसे खाया जाएगा, कैसे हम इसको अंदर ले जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए स्वॉलो करना। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है। अब हमारा काउलिंग्स रूल है। काउलिंग्स रूल के लिए हम कैसे देखते हैं, हमारा कोई भी चिल्ड्रन है, कोई भी पेशेंट चिल्ड्रन जो है 1 to 14 ईयर्स का है। यहाँ पे वो 2 to 12 ईयर्स का था, यहाँ 14 ईयर्स का है। सेम वही, बस यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, ईयर्स के बेसिस पे ऐड कर देंगे। अडल्ट डोज वही पीडियाट्रिक डोज आप इस मेथड से यूज़ कर लो। मोस्टली यंग्स फार्मूला यूज़ किया जाता है, आप कॉमनली अगर देखोगे तो यंग्स फार्मूला होगा। और फ्रूट्स फार्मूला है, जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो 2 साल से छोटे बच्चे हो वहाँ यूज़ किया जाता है। वहाँ पे एज इन मंथ्स होता है। जैसे कि आप सोचो हमारा कोई चिल्ड्रन है, वो 18 मंथ्स का है, ठीक है। 18 मंथ्स को आप डिवाइड करोगे 150 से, और अडल्ट डोज क्या थी, वही आप मान लो 10 ml। 10 ml हो गया। कैलकुलेट करके देखो सही आ पा रहा है या नहीं आपका। जो 18 मंथ्स का चाइल्ड है उसको हम 1.2 ml, ठीक है, इतना दे सकते हैं, या 1 ml दे सकते हैं। ये ना थोड़े से एज के बेसिस पे ये आप अगर कैलकुलेट करोगे फॉर्मूलाज के बेसिस पे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और जैसे यंग्स फार्मूला फॉलो करो या डिलिंग्स फार्मूला यूज़ करो तो वो ईजी होता है। और अंडर 2 ईयर्स और उसके बेसिस पे सब में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं। कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जो लगता है कि इसमें भी इतना ही हो रहा है, उस एज में भी हम उतना ही दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो कुछ फार्मूलाज होंगे वो एक्यूरेसी देंगे, कुछ फार्मूलाज ओके है, डिपेंड करता है डॉक्टर्स के बेसिस पे, जो प्रिस्क्राइबर है वो किस बेसिस पे, फार्मूला के बेसिस पे आपको या आपके किड को या इन्फेंट को प्रोवाइड करता है डोजेज। फिर है हमारा वेट के बेसिस पे। क्लार्क का एक फॉर्मूला है, वहाँ पे ये सब हमारी पीडियाट्रिक डोज के लिए सब जो कर रहे हैं। बड़ों के लिए एक अडल्ट डोज सेट होती है, वहाँ पे पता होता है इतना mg देना है या इतना mg नहीं देना है, तो वो सेट होता है। पीडियाट्रिक डोज हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों के लिए जब दवाई दी जाती है उनकी डोज हमें देखनी पड़ती है कि इसमें हम पॉन्ड्स में काम करते हैं, केजीज में वर्क नहीं करेगा, पॉन्ड्स है। हमारा जो मेट्रिक सिस्टम है वो हमारा इंपीरियल मेट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल यूनिट के थ्रू जैसे पॉन्ड्स हो गया, आपका बेबी जैसे पॉन्ड्स में कैलकुलेट करो, 50 पॉन्ड का बेबी है, ये देखो यहाँ 50 पॉन्ड का बेबी है, उसको हम अडल्ट डोज जो है हमारी 300 mg है, तो पीडियाट्रिक डोज आपको 150 से आप अपॉन में रखकर अपना डोज कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा इसको छोड़ो, जैसे यहाँ कोई बेबी है उसका पॉन्ड में दूसरा वेट देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल हाँ, जो बेबी है, दूसरा बेबी आया वो 35 पॉन्ड का है, अब उसके अपॉन में 150 रखोगे, और अडल्ट डोज जो है फॉर एग्जाम्पल अडल्ट डोज यहाँ 300 mg थी, 300 mg अडल्ट डोज सेम रहेगी। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट करके क्या आता है एज के बेसिस पे। क्या आया आप लोगों का, 70 mg आ रहा है क्या? हमारा तो 70 mg आ रहा है। ओके 70 mg होगा, जो हमारा 35 पॉन्ड वेट का जो चाइल्ड है उसका 35 जो था पॉन्ड, तो उसके बेसिस पे 70 mg होगा। अडल्ट डोज के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर देंगे। अब आप बॉडी सरफेस देखो, बॉडी सरफेस जो होता है वो थोड़ा सा प्रिसाइज होता है, वेट और हाइट के बेसिस पे लिया जाता है। अब एक चाइल्ड है, दोनों का फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट होता है। आप वहीं सोचो 5 साल का बेबी है, ठीक है, वहीं दूसरा 5 साल का है, इसके फिजियोलॉजिकल वो तो उसका वेट हो गया हमारा मान लो कुछ लाइक 30, और यहीं 5 साल के बच्चे का वेट हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल 40, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। देखो 5 साल के बच्चे का मुझे नहीं पता कितना वेट होता है ऑलमोस्ट, बट हाँ मैंने अजम्पशन लगाया यहाँ पर कि अगर इन केस उसका 5 साल के बच्चे का 30 वजन है, 30 किलो या फिर 40 किलो वजन है, और हाइट भी दोनों की अलग है। हाइट इसकी तो हाइट हो गई हमारी, बच्चों में कितनी हाइट होती है 5 साल के बच्चों में, अप्रोक्सीमेटली मान लो सेंटीमीटर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो 125 मान लो एज्यूम कर लो, जैसे लेट्स एज्यूम या फिर लेट्स से एक्स, तो यहाँ पे हमारा हाइट को एज्यूम कर लो 125 और इसकी 130 हो गई, तो दोनों में फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया ना, डेवलपमेंट डिफरेंस होता है, हर बच्चे का अलग होता है। कुछ बच्चे कॉम्प्लान पी के बड़े हो जाते हैं, कुछ हॉर्लिक्स देते हैं, तो ठीक है कॉम्प्लान वाले बच्चों का अलग डोजेज फॉर्म होगा और हॉर्लिक्स वाले बच्चों का अलग होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, मॉस्टेलर फॉर्मूला लगता है। वहाँ पे जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, और जो हाइट है सेंटीमीटर में और वेट है हमारा केजीज में, उसको अपॉन में 3600 रख देंगे। अब इसको ना सोचो, हमारा ए जो है, देखो इसको नीचे करके थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसी आएगी। हमारा जो ए है उसका जो बॉडी वेट था
बॉडी वेट था उसका 30 kg, ठीक है। और वहीं पे हमारा जो उसकी बॉडी हाइट थी, बॉडी हाइट था 125 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो हम देख सकते हैं। यहाँ BS से लिया आपने बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और यहाँ पे हमारा हाइट बॉडी हाइट इनटू बॉडी वेट, ठीक है। और वहीं पे इसके बाहर में 3600 रख देंगे हम। रखने के बाद हमारी पीडियाट्रिक डोज आ जाएगी। यहाँ पे मोस्टेलर फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा। अब अपना सब कुछ रख दो। हाइट क्या था हमारा 125 और हमारा बॉडी वेट क्या था 30, ठीक है। इसको रख दिया यहाँ पे, ये है, इसको हमने इसके अपॉन में 3600 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आया, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करो। मेरा आंसर आया है यहाँ पर 0.17, ठीक है। ये आंसर आया 0.017। आगे के पॉइंट्स के आगे के मैंने बस ये 3 ही लिए। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, हमारा ये आ गया। इसके बाद हम इसको जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया है उसको पीडियाट्रिक डोज निकालेंगे। पीडियाट्रिक डोज कैसे निकालोगे, बॉडी सरफेस एरिया जो था हमारा 0.017 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर। रिकमेंडेड जो डोज होती है हमारी 100 mg पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1.7 mg। ये तो बहुत ही छोटा हो गया, डिपेंड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना बॉडी वेट और अपना ये सेंटीमीटर हाइट देख लेना, ठीक है। ये सेंटीमीटर शायद किसी एक का, या तो हाइट बहुत छोटी है इसकी, बच्चा ही बहुत छोटा है फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1.7 mg। सिर्फ हम उसको 1 mg देंगे, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम 17 mg आए तो बेटर है, यहाँ 1.7 mg। ये फॉर एग्जाम्पल था, देखो इससे वो मत करना कि कुछ भी हो सकता है, या तो उसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा 5 साल के बच्चे का, ठीक है। 5 साल के बच्चों को आप 1.7 mg तो नहीं दोगे, ठीक है। वहीं पे उसका हाइट भी थोड़ा सा अलग होगा, 125 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल था कि एग्जाम्पल ऐसा होता है कि हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ऐसे आ सकता है पीडियाट्रिक में। तो सोचो ये शायद 5 साल का बच्चा नहीं है, ये इस 5 साल के बच्चे को छोटा कर दो, इस 5 साल के बच्चे को 2 साल का बच्चा कर दो, या फिर 1 साल के बच्चा कर दो, तो उससे हमारी पीडियाट्रिक डोज मैच हो रही है। अब ये सही है, ठीक है, उसके बेसिस पे। लेकिन हमारा फिर बॉडी वेट गलत हो जाएगा, फिर बॉडी हाइट भी गलत हो जाएगी। अगर एज भी हम कम करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम्हें समझ आना चाहिए, वही मैटर करता है समझ आना कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। ये देख लेना, वैसे तो ठीक ही है, अगर बस थोड़ा सा बच्चे का देख लो कुछ गड़बड़ हुई हो तो, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, सब ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये फॉर्मूलाज होते हैं एज के बेसिस पे, सरफेस एरिया के और वेट के बेसिस पे हम अपना कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ये हमें याद रखने हैं इजीली। ओके, दैट्स इट फॉर द डे।